आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहानी जो मार्केट में फैली हुई है कि एक साइंटिस्ट न्यूटन थे, एक सेब सर पे गिरा और सेब सर पे लगने के बाद उन्होंने लॉ लिख दिया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शाम को बैठ के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में काफ़ी टाइम गया है, काफ़ी डिस्कवरीज हुई हैं, काफ़ी लाइफ गई हैं, उसके बाद हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला है। इसकी शुरुआत 4th सेंचुरी से ही हो जाती है, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट से 4th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हो जाती है। साइंटिस्ट गैलीलियो ने भी अपनी डिस्कवरीज दी हैं, सब ने अपनी डिस्कवरी दी। उसके बाद साइंटिस्ट न्यूटन ने 1687 के अंदर अपनी डिस्कवरी दी। और इन्होंने इस डिस्कवरी में क्या कहा, यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो शुरुआत हुई है वो 1687 में हुई है। और इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है जिसका मास m1, कोई दूसरी बॉडी इसका मास m2, और इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस मैंने बोला r, कितना डिस्टेंस बोला r, तो साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा कि दो बॉडीज जिसका मास m1 है और m2 है, इन दोनों के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। किसके बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, ये जो लॉ होता है ना बेटा, आप जैसे ये वाली बात पढ़ रहे हो कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये आपको सिर्फ यहीं पे नहीं मिलेगी, ये आपको 12th में भी मिलेगा। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप जब आगे जाओगे 12th क्लास में फर्दर आप वहां सीखेंगे। तो जो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ध्यान से देखिएगा। तो देखो, साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा 1687 के अंदर कि अगर किसी बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो जो लगने वाला फोर्स होगा, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? अट्रैक्टिव। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों बॉडीज के स्क्वायर के, और इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटता है, जैसे ही पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं, तो जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, और यहां भी एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है g। इस g को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी, आकाश पाताल लोक कहीं पे भी, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है। m1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी का मास है m1। m2 क्या है? मास ऑफ सेकंड बॉडी, जो सेकंड बॉडी है उसका मास है। और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, उसको हम r बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? r, ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि बताओ भाई डायमेंशनल कांस्टेंट बताओ, ग्रेविटी जो है, कैपिटल जी जो है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? देखो, तो डायमेंशन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? देखो भाई, जी को आप एक तरफ रखो, बाकी सबको एक दूसरी तरफ ले आओ। तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है बेटा। अब देख, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml/-2। ये आपको सब पता होगा, सब बच्चों वाली बातें हैं। r मतलब डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? l, बट यहाँ स्क्वायर है तो क्या है? L2। m1 मतलब पहली बॉडी का मास, मास का डायमेंशन m, और m2 का भी डायमेंशन क्या? m। देख, एक m से एक m कट गया, यहाँ पावर बनती है, यहाँ 2 थी, एक m से एक m कट गया, ऊपर गया, तो m-1 L3t-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायमेंशन फॉर्मूला इसका भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देख,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं। देख, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक है। देख, पॉइंट नंबर 1 पहले मैं यहां पे बना लेता हूं। ये बॉडी है, इसका मास m1, दूसरी बॉडी इसका मास m2, और ये इसका सेंटर, ये डिस्टेंस मैंने कहा r। बेटा पॉइंट नंबर 1, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक सेंट्रल फोर्स है। कैसी फोर्स है? सेंट्रल। आप कहोगे सर व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? देख देख सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? देखो, जैसे हम वैसे बहुत बड़े सिलेबस पे बात करते हैं, जब फिजिक्स में बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं, तो सेंट्रल फोर्स का एक अपना एक अलग बुक होता है। बट लेकिन यहाँ पे हम अपनी बुक नहीं पढ़ सकते, तो सेंट्रल फोर्स को हमें अपने स्टैंडर्ड पे समझना है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है वो फोर्सेस जो दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता हो, उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्या मतलब हुआ भैया? ठीक है, अभी बताते हैं। देखो, इस बॉडी का मास m1, इसका मास m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस r। तो ये वाली बॉडी इसको ऐसे भी तो अट्रैक्ट कर सकती थी, और ये वाली बॉडी इसको ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। अट्रैक्शन की डायरेक्शन ये भी हो सकती थी, अट्रैक्शन की डायरेक्शन ये भी हो सकती थी, अट्रैक्शन की डायरेक्शन ये भी हो सकती थी, अट्रैक्शन की डायरेक्शन ये भी हो सकती थी। बट सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि जो लाइन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगी, ये फोर्स उसके अलोंग लगेगी। मतलब इसका सेंटर m1 ये रहा, इसका ये रहा, दूसरा सेंटर ये रहा, तो इसको सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन यही तो है। तो जो फोर्स लगती है वो इसके अलोंग ही लगेगी, जो फोर्स होती है वो इसके अलोंग ही लगेगी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, और ये फोर्स हमेशा लाइन, जो लाइन इसको ज्वाइन करती है उसके सेंटर के अलोंग लगती है, उसी लाइन के अलोंग लगेगी फोर्स। अब क्योंकि फोर्स इन नेचर में अट्रैक्टिव होती है, तो ये क्या करेगा? बॉडी इसको इधर खींचेगा F21, और ये वाली बॉडी क्या करेगी? इसको इधर खींचेगी F12। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसी फोर्स है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहां लगती है? लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, यानी ये हमेशा उस लाइन के अलोंग लगती है जो लाइन इन दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करती है। तो ना तो फोर्स ऐसे लगेगी ना ऐसे लगेगी, तो फोर्स सिर्फ कैसे लगेगी? इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाली, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ऐसे लगेगी फोर्स। बात समझ में आ रही? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये फोर्स हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होती है। क्या होती है बेटा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये बॉडी इसको इधर धकेल रही है, ये बॉडी इसको इधर धकेल रही है, नहीं। ये हमेशा बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट। क्या करेंगी बेटा? अट्रैक्ट। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है नेचर में, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, देखो, आपने पढ़ा होगा कि जो साइंटिस्ट न्यूटन थे उन्होंने 3 लॉ और दिए थे। उस लॉ के अकॉर्डिंग थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है? कि ये वाली बॉडी जो है, मैंने कहा इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है? ये r। तो एक इससे पहले आप एक बात समझो। देख, F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 1 यानी इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसको F12 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, F21 का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, यानी इस सेकंड पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसको F21 बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया। यानी ये बॉडी इसको अपनी तरफ इधर खींच रही होगी, और इसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं F21 से। सेम सेकंड बॉडी भी फर्स्ट को इधर खींच रही होगी, इसको क्या बोलते हैं? F12। क्या बोलते हैं बेटा? F12। और ये जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि ये जो दोनों बॉडीज एक दूसरे को आपस में जो अट्रैक्ट करती हैं, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या होती हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है। न्यूटन थर्ड लॉ,
कहने का मतलब क्या हुआ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी है जिसका मास m1 किसी दूसरी बॉडी का मास m2, तो ये दोनों बॉडीज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर मतलब एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन कर रही हैं, तो मैग्नीट्यूड में फोर्स आपस में क्या होती है? इक्वल, और डायरेक्शन में क्या होती है? अपोजिट। तो इसी तरीके से ये F12 यानी फर्स्ट पे, इस पे लगने वाला फोर्स इसकी वजह से इधर की तरफ जा रहा है, और इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स F21 इधर जा रहा है। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। बट डायरेक्शन में क्या होते हैं? नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेगेटिव साइन कौन रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन। क्या मतलब होता है बेटा? डायरेक्शन। फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं हम। देख पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ये जो फोर्स होती है, देखो आप चलो मान के चलो, देखो सुनो, जैसे मैंने कहा इस बॉडी का मास m1, इस बॉडी का मास m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इन दोनों के बीच में अभी वैक्यूम था। क्या था बेटा? वैक्यूम, यानी कोई मीडियम नहीं था, वैक्यूम था। अब मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों बॉडीज को उठा के वाटर में ले जाऊं, किस में ले जाऊं? वाटर में। इसका मास m1, इसका मास m2, डिस्टेंस r, और मैंने कहा भैया ये वाटर है। क्या है भैया? यहाँ वाटर। तो मैंने कहा बताओ अब कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में? तो आप हमेशा याद रखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, यानी अब भी फोर्स पहले वाली सेम g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये मीडियम पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स कभी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या होता है बेटा? पॉइंट नंबर 5 है कि वैलिड फॉर पॉइंट मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं पता होता बच्चों को। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है। किसके लिए बेटा? पॉइंट मासेस। अब ये पॉइंट मासेस क्या होते हैं सर? देख पॉइंट मासेस का मतलब क्या होता है बेटा? देख, मैं कह रहा हूँ एक 1 किलोग्राम की बॉडी, एक 2 किलोग्राम की बॉडी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर, तो हमें आराम से इसका जो बॉडी का साइज है और इस बॉडी का साइज जो है 1 मीटर के कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा। ठीक है। बट अगर मैं इसी 1 किलोग्राम की बॉडी या 2 किलोग्राम की बॉडी को, इस 2 किलोग्राम की बॉडी को बहुत दूर लेके जाऊं, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस आप कंसिडर करो, मैंने कहा कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको ये बॉडी पॉइंट मास लगेंगी। क्या लगेंगी? पॉइंट मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब बॉडी का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है, या फिर दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, जब दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम उन दोनों बॉडीज को पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। किसको क्या कंसिडर करते हैं? पॉइंट मास। ठीक है। जब डिस्टेंस, बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बॉडी के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट मास। क्या बोलते हैं? पॉइंट मास। ठीक है। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये केवल किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट मास के लिए। बट हालांकि हम न्यूमेरिकल्स में ये कब कंसिडर नहीं करेंगे, बट लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वैलिड किसके लिए होता है? ये पॉइंट मास। जैसे मैं आपसे सन और अर्थ की बात करूं, तो जब आप अर्थ से, मान के चलिए अर्थ ही सन है, जब आप अर्थ से सन को देखते हैं तो आपको कितना छोटा सा दिखाई देता है, बट क्या रियलिटी में सन इतना छोटा होता है? नहीं होता। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या मानते हैं? पॉइंट मास। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट मास के लिए। 6th पॉइंट, सिग्निफिकेंस ओनली फॉर हैवी मासेस।